हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि अगर आप वीज़ा और इमिग्रेशन का कंसल्टेंट हैं या वीज़ा और इमिग्रेशन का सेटअप करने जा रहे हैं तो आपने ये फील किया होगा कि कई बार आपके बेस्ट एफर्ट के बाद भी सेनेगल वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में बातें करने जा रहे हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका शेंगन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो हम वो सारे रीजंस पे डिस्कशन करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो काफ़ी बढ़ेगा और आप अपना वीज़ा और इमिग्रेशन का काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सारे कारण क्या क्या हैं। तो शेंगन वीज़ा में जो टिप्स और ट्रिक्स है उसकी बातें अगर हम करें, अगर आप लास्ट मिनट में वीज़ा फाइल करते हैं तो रिजेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो ट्रैवल डेट से कम 15 दिन पहले ज़रूर फाइल करें। लेकिन मैं तो आपको बोलना चाहूँगा कि कम से कम 1 महीने 2 महीने पहले आप एप्लीकेशन को फाइल करें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी मिलती है वीज़ा ऑफिसर को तो वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को फिर से सबमिट करो। लेकिन अगर आप जस्ट 15 दिन पहले या 15 दिन के भीतर में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकल आती है तो ना तो वीज़ा ऑफिसर के पास समय होगा और ना ही आपके पास समय होगा, तो ये रिजेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले लगाएं सारी फॉर्मेलिटीज, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी की सारी चीज़ें आप पहले ही तैयार कर लें। दूसरा ये है, कई बार ये देखा गया है कि आप लैंडिंग कंट्री सही तरीके से सेलेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेरिस जा रहे हैं 3 दिन के लिए, पोलैंड जा रहे हैं 4 दिनों के लिए और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं 5 दिनों के लिए, लेकिन आप सबसे पहले लैंड कर रहे हैं पोलैंड में, तो आपने ये सोचा कि मैं पोलैंड में लैंड कर रहा हूं तो पोलैंड में मुझे अप्लाई करनी चाहिए, ये गलत हो जाता है। शेंगन वीज़ा के रूल के हिसाब से जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा दिन ठहरते हैं वहाँ के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करनी चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें आपको स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा दिन आप ठहर रहे हैं, तो वो कंट्री आपका फर्स्ट लैंडिंग कंट्री ना होते हुए भी आपको वीज़ा स्विट्जरलैंड के लिए ही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा केस ये होता है कि अगर आप सभी कंट्री में इक्वल डे ठहर रहे हैं, पोलैंड में 2 दिन ठहर रहे हैं, ऑस्ट्रिया में 2 दिन ठहर रहे हैं, जर्मनी में 2 दिन ठहर रहे हैं, फ्रांस में आप 2 दिन ठहर रहे हैं, तो जिस कंट्री में आप पहली बार लैंड कर रहे हैं उस कंट्री के लिए आपको वीज़ा फाइल करनी चाहिए शेंगन के केस में। तीसरा जो है ये है, आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, हसल बशल में, जल्दबाजी में पासपोर्ट तो ले जाते हैं लेकिन पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले जाना भूल जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म गलत तरीके से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। प्रिंट आउट के लिए मैं हमेशा हर किसी को यही सलाह दूंगा कि आप प्रिंट आउट अगर निकाल रहे हैं तो स्कैन करके प्रिंट आउट निकालें, फ़ोटोकॉपी ना निकालें। और प्रिंटर अच्छा होना चाहिए, कलर प्रिंट आउट निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी डे वाइज आइटनरी तैयार होनी चाहिए कि पहले दिन कहाँ जा रहे हैं, दूसरे दिन कहाँ जा रहे हैं। अगर इसमें आपने डे वाइज आइटनरी सही तरीके से नहीं डाला तो वीज़ा ऑफिसर को पूरा का पूरा यकीन हो जाएगा कि इसका आने का मकसद कुछ और है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आप लगाएं जिस होटल में आप ठहरने जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रूफ लगाएं जो थोड़ी देर में हम बातें करेंगे, और रिटर्न टिकट आपको लगानी चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट एज पर द एम्बेसी जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे ये क्लियरली लिखा होता है कि आपको यही सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका डेमोन्स्ट्रेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सफिशिएंट फंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां के डेली एक्सपेंस के हिसाब से, जैसे कि आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं यूरोप, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं, 3 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो डेली एक्सपेंसेस है, जो खर्चे आपके होने हैं, वो सारे खर्चे उतने आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आपके अकाउंट में इमीडिएटली फंडिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि इमीडिएटली फंडिंग का मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए की कमी हो रही थी, आपने इमीडिएटली 2 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट करवा दिए। आपने अपने रिलेटिव को बोला कि 2 लाख डिपॉजिट कर दो, आपने अपने जानने पहचानने को बोला कि 4 लाख डिपॉजिट कर दो। ये सबसे बड़ी आप गलत चीज करते हैं, क्योंकि इससे आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल गलत हो जाता है, किसी और व्यू में लिया जाता है इसको। तो इस चीज को आपको ध्यान रखें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब कि आपके अकाउंट में एक रेगुलर पैसे का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो उस हिसाब से पैसे ट्रांसफर होना चाहिए। अभी हम और इस पे बातें करेंगे। अगर आप शेंजन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये जरूर प्रूव करें कि आप वापस अपनी कंट्री आ रहे हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री। यानी कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जो आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी कंट्री वापस लौटेंगे ही लौटेंगे। अब ये क्या क्या हो सकती है? तो पहला जो चीज़ें हो सकती है वो फैमिली हो सकती है। यानी कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि देखिए मेरी शादी हो चुकी है, मेरा जो स्पाउस है या मेरी जो स्पाउस है वो मेरी होम कंट्री में रह रही है, तो मैं वापस लौटूंगा ही। मेरे बच्चे हैं, मेरा जॉब है, जॉब का आप ऑफर लेटर आप दिखा सकते हैं, लीव लेटर आप दिखा सकते हैं, आपकी जो पोजीशन है एचआर से आप एक लेटर लिखवा सकते हैं कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं, इस दिन से इस दिन के छुट्टी पे जा रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगा, जिस डेट को आप लैंड कर रहे हैं शेंजन एरिया में, वो डेट और आपके लीव लेटर का डेट मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता, जैसे कि आप 1 अगस्त को लैंड कर रहे हैं और आप छुट्टी पे हैं 5 अगस्त से, तो वीज़ा रिजेक्ट होने की पूरे के पूरे चांसेस हैं। यानी कि जब आपको छुट्टी मिलेगी अपने कंपनी से, अपने ऑफिस से, तभी तो आप घूमने जाएंगे ना। तो अगर ये डेटा मिसमैच हुआ तो आपको ये रिजेक्शन के पूरे चांसेस हैं। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसके प्रूफ लगाइए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी या रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, तो आप अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी को बताइए। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होती है, एओए होता है, एमओए होता है, सीओआई होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग टाइज आप प्रूव करने में, एस्टेब्लिश करने में आप सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बातें करने जा रहे हैं, जो एडिशनल टिप्स हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ट्रैवल इंश्योरेंस, कई लोगों को पता नहीं होता है कि कितना ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना चाहिए। तो ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का आपको कवर जरूर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। मिनिमम 30,000 आपका यूरो कवरेज आपकी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। ये अवॉइड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट। वीज़ा ऑफिसर के पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक डॉक्यूमेंट को आपका वो चेक करते रहे, हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़े। वो क्या क्या चेक करता है? वो चेक करता है वीज़ा फॉर्म सही से भरा है कि नहीं, वीज़ा फॉर्म में जो नाम दिया है, पासपोर्ट पे जो नाम दिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं, पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, आइटनरी चेक करते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं। तो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आपके अकाउंट में पर डे, वैसे तो यूरोप में अलग अलग कंट्री है तो अलग अलग कंट्री के एक्सपेंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप ये पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर मैं पुर्तगाल जा रहा हूं, अगर मैं स्पेन जा रहा हूं, अगर मैं फ्रांस जा रहा हूं, इटली, जर्मनी जा रहा हूं, तो मेरा पर डे का एक्सपेंसेस का क्या रेशियो रहेगा। तो जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यूरो 50 से 100 यूरो पर डे के आसपास ये आपको रहता है। तो अगर आप 15 दिन जा रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस आपके बैंक अकाउंट में शो होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि नेट बैंकिंग से बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया और उन्हें लगा दिया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। आजकल ऐसे ऐसे ऐप और सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, बैंक स्टेटमेंट तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप उससे बैंक जा कर के मैनेजर का सिग्नेचर ले लें,
बैंक का जो स्टेटमेंट है उस पर आप स्टैंप लगवा लें, तो वो आपको प्रूफ माना जाता है कि आपकी ये डॉक्यूमेंट वैलिड है। अब बैंक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं तो कितने दिनों का देना चाहिए? तो बैंक स्टेटमेंट जो आपको देना चाहिए वो 6 महीने का देना चाहिए। अब ये 6 महीने में आपके बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मंथली इनकम है आपका 1 लाख रुपए का या 80,000 रुपए का, तो लगातार के 6 महीने में आपको 80 हजार या 1 लाख रुपए 6 बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ये सॉलिड प्रूफ माना जाता है। अब फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उसमें से खर्चे किए या आपने क्या किए, ये देखना है कि आपके पास फंड आ रहा है कि नहीं। अगर आपके पास रेंटल इनकम है, आपने फ्लैट किराए पे दे रखा है, आपने ऑफिस किराए पे दे रखा है, तो वहां से जो इनकम आ रहा है वो आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में शो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सडनली हमने किसी को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने, आपके अंकल ने 2 लाख दे दिया, आपके भाई ने 4 लाख दे दिया, तो सडन जो ट्रांजैक्शन होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। उसको हमेशा डाउट से देखा जाता है और वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत ज़बरदस्त ये कारण में से आता है। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्लिप्स की और इनरोलमेंट एम्प्लॉयमेंट लेटर्स की। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको लगानी चाहिए। आपकी कंपनी ने जो एनरोलमेंट लेटर आपको दिया है, जो ऑफर लेटर दिया है, वो आपको लगानी चाहिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबको स्कैन करके आप प्रिंट आउट निकालें, अच्छे पिक्सल में आप स्कैन करें, लो क्वालिटी में स्कैन ना करें, ब्लर पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ब्लर इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके वीज़ा मिलने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। अब हम बातें करते हैं कि अगर आपकी खुद की कंपनी है, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आप कंपनी का टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी आप ये लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई आपको भेज रहा है, आपके पास फंड नहीं है लेकिन आप जा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके अंकल जर्मनी में रहते हैं और उनके बेटे की शादी है, तो आपका एक तरीके से वो कज़न ब्रदर हुआ, तो आप कज़न ब्रदर की मैरिज सेरेमनी आप अटेंड करने जा रहे हैं, तो रहने का हो सकता है आपके अंकल आने जाने का भी टिकट आपको दे दें कि आपके आने जाने का टिकट, आपके रहने का टिकट, आपके खाने का टिकट, वो सारा खुद ब खुद आपको मैनेज कर रहे हैं। इट मीन्स आपके अंकल स्पॉन्सर है। तो आपके अंकल जब ये स्पॉन्सरशिप देंगे तो उनका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, एक स्पॉन्सरशिप लेटर होनी चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के पब्लिश कर चुका हूँ कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। प्लस वो जर्मनी में किस पीआर, उनका पीआर क्या है या उनको कौन सा वीज़ा मिला है, वो डिटेल्स उनको देनी है, उनको यूटिलिटी बिल उनके देनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्पॉन्सर्स के लगा सकते हैं। अगर यही स्पॉन्सर्स आपके इंडिया में हैं, आपको इंडिया से भेज रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप बिजनेस वीज़ा पे भी जा रहे हैं और आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, या आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका आईडी प्रूफ, उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करें कि आपके साथ क्या रिलेशन है, वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। मैं यहाँ से छोटा सा एक टिप देना चाहूँगा, अगर आपके अंकल आपको भेज रहे हैं तो बेहतर है कि आप एक स्टैम्प पेपर पे आप सारे इंफॉर्मेशन डालो कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड मिस्टर एक्स। आप ये लिखें कि वो मेरे अंकल हैं, वो मुझे फंड कर रहे हैं, और आप इसको नोटरी ऑफिसर से अटेस्टेड करवाइए, तभी आपका डॉक्यूमेंट साउंड और काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम वीज़ा तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन कई चीज़ें हम मिस कर देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अगर शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको एडमिशन लेटर जरूर लगानी चाहिए, प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट जरूर लगानी चाहिए, उसे एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक स्टाइपेंड मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रही है या फंड अगर आ रहा है डेली एक्सपेंसेस के, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो सारी डिटेल्स उसको शो करना चाहिए जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन्विटेशन लेटर, यानी जिस कंपनी ने आपको इनवाइट किया है उसका इन्विटेशन लेटर होना चाहिए,
पर्पस ऑफ योर बिजनेस मीटिंग, डिटेल्स होनी चाहिए कि डिटेल्स आप लिखिए कि आपकी बिजनेस मीटिंग किस वजह से हो रही है, और ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी के लेटर हेड पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपका एम्प्लॉयर एक लेटर लिख के देगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। आप जैसे कंपनी के CEO हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या आप मैनेजर हैं या किसी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कंपनी एक्सप्लेन करेगी कि आपके ट्रिप का पर्पस क्या है, आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे हैं, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट हम कपल्स और फैमिलीज की बातें करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स के डॉक्यूमेंट्स लगाइए, रिलेशनशिप लगाइए, जैसे कि व्हाट इज़ द स्टेटस बिटवीन यू एंड स्पाउस, मैरिज सर्टिफिकेट बहुत क्रूशल है। बच्चे के केस में बर्थ सर्टिफिकेट आप लगाइए। अगर कोई सीनियर सिटीजन ट्रैवल कर रहा है तो पेंशन अगर मिल रही है तो पेंशन के आप लेटर लगाइए, पेंशन का प्रूफ लगाइए। अगर आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है जो बार बार ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने ट्रैवल हिस्ट्री लगा सकते हैं। पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें एग्जिट और एंट्री का स्टैंप होगा, वो आप चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन सभी चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें से कोई भी स्टेप्स आप छोड़ेंगे नहीं, तो पूरा यकीन है मुझे कि 110% आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा।